चलो तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है पोल्ट्री फार्मिंग। ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग मतलब एग प्रोडक्शन एंड चिकन मीट के लिए करते हैं जनरली, है ना। तो पोल्ट्री फार्मिंग हम जनरली करते हैं एग प्रोडक्शन के लिए एंड मीट के लिए, या चिकन दैट इज, है ना, के लिए। तो पोल्ट्री फार्मिंग में कौन से बर्ड्स को हम फार्म करते हैं, है ना। हैन हो गया आपका, ठीक है, मतलब मेल, ये तो फीमेल है वो मेल। इसके अलावा गीस, इसके अलावा टर्की, ये बर्ड्स हैं। खाली हैन वाले को ही पोल्ट्री फार्मिंग नहीं कहते हैं, इसलिए मैंने बताया है ना। हाँ, ऑस्ट्रिच भी तो कुछ लोग पालते हैं अंडे के लिए, उसका अंडे से तो पूरा एक परिवार खा सकता है ऑमलेट, है ना, इतना बड़ा ऑमलेट वाला, है ना। तो इसीलिए ठीक है, तो जनरली हम एग एंड चिकन के लिए ये पर्पस है, ठीक है। और ये एग्जाम्पल है किस किस के लिए हम पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं। क्लियर, ठीक है। सो पोल्ट्री फार्मिंग इज अंडरटेकन टू रेज द डोमेस्टिक फाउल फॉर एग प्रोडक्शन एंड चिकन मीट। चिकन मीट एक साथ ही लिखते हैं हम इसलिए। देयरफॉर इम्प्रूव्ड पोल्ट्री ब्रीड्स आर डेवलप एंड फार्म टू प्रोड्यूस लेयर्स फॉर एग एंड ब्रॉयलर्स फॉर मीट। हाँ, ये दो पर्पस है। देखो, लेयर्स एग के लिए, तो फीमेल को हम बोलते हैं लेयर्स क्योंकि फीमेल ही अंडे देती है, और मेल वालों को हम बोलते हैं ब्रॉयलर। क्या बोलते हैं? चिकन मीट। हाँ, नहीं, उसका थोड़ी बहुत मेल को यूज़ करते हैं ना चिकन के लिए। आगे समझ में, लेयर नाम से ही पता चल रहा है एग ले कर रही है, तो लेयर आसान भी याद करना। एग लेइंग बोलते हैं ना, अंडा दिया, ले करना, तो लेयर। क्लियर। बाकी जो बचा ब्रॉयलर वो चिकन मीट के लिए। क्लियर, चलिए आगे, है ना। द क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम बिटवीन इंडियन, अब इंडियन की वैरायटी का नाम आ गया, देखो असील, है ना, ये याद रखना है आपको। इंडियन वैरायटी असील, और फॉरेन वैरायटी है लेग हॉर्न, लेग हॉर्न। तो इसमें भी आ गया आपके, ये इंडिजीनियस है, इंडिजीनियस, हाँ, ये एग्जॉटिक है, एग्जॉटिक ब्रीड, हैन की ब्रीड है ये। जैसे काऊ की देखी हमने, है ना, और उसके बाद बी की देखी थी, हाँ, तो वैसे इसमें भी है, और फिश में भी आएगी। फिश में भी एग्जाम्पल मिलेंगे आपको बहुत सारे। तो एसील ये एग्जाम में भी आता है, एसील इंडिजीनियस है, और लेग हॉर्न एग्जॉटिक। ठीक है, क्लियर, अंडरलाइन कर लेना इसको भी। अब देखो नेक्स्ट कि न्यू वैरायटी जो हम डेवलप करेंगे वो डिज़ायरेबल ट्रेड्स कौन से होंगे। अगर आपको कोई न्यू वैरायटी डेवलप करनी है, ठीक है ना, पोल्ट्री में, तो किस चीज़ के लिए करोगे। जैसे हमने फार्म में किया था, किस में, क्रॉप के लिए किया था हमने, वही एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स, हाई यील्ड, वैसे इसमें भी दिए हुए। नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स, हम चाहेंगे कि हम वो ब्रीड डेवलप करें जो ज़्यादा चिक्स प्रोड्यूस करे, अच्छी क्वालिटी के वो भी। तो नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स। क्यों? जब पपी क्वालिटी के हो सकते हैं तो चिक्स क्यों नहीं हो सकते? कुत्ते के बच्चे, हाँ, मतलब हेल्थ नहीं, उनकी ब्रीड, उनकी नस्ल। एक वाइल्ड पपी है ना, और एक डोमेस्टिकेटेड वाला, कोई भी ब्रीड ले लो, जैसे कि लेब्रा, है ना, या जर्मन शेपर्ड, तो कौन से ज़्यादा अच्छा वाला होगा? जंगली वाला कि ये वाला? जर्मन शेपर्ड वाला। तभी तो ये महंगा है, वो तो फ्री में मिल जाता है। क्लियर, आया समझ? तो चिक्स की क्वालिटी, और ज़्यादा चिक्स प्रोड्यूस करें, क्योंकि ज़्यादा चिक्स प्रोड्यूस करेगा तो आगे जाके वही तो क्या बनेंगे, लेयर एंड ब्रॉयलर। इसीलिए अब कोई एक हैन है जो सिर्फ 10 चिक देती है, और एक दूसरी है जो 20 देती है, तो फ़ायदा किस में? 20 वाले में। पर 20 में फीड भी तो ज़्यादा करना पड़ेगा। नहीं, क्यों, क्या? अच्छा ठीक है, वो तो उसकी तो एबिलिटी है ना उतनी प्रोड्यूस करने की, खाएगी तो वो उतना ही। अरे नहीं
जब 20 चिक होगी तो 20 चिक को फीड एंड अब आप नहीं, क्योंकि साइज़ तो उसका उतना ही रहेगा ना, फीमेल का साइज़ तो उतना ही रहेगा हैन का। नहीं जो चिक्स होंगे, जो चिक्स हाँ, वो तो ज़्यादा ही देना पड़ेगा, वो तो देना ही पड़ेगा। तो आगे जाके आपको कमा के भी तो देंगे वो, है कि नहीं? फिर इसीलिए, क्योंकि वो आगे जाके क्या बनेंगे, लेयर्स एंड ब्रॉयलर, इसीलिए। तो ये थी पहली डिज़ायर्ड क्वालिटी। नंबर एन, क्वालिटी ऑफ चिक्स। ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, अंडरलाइन करो ये। ब्रीड्स फॉर वेराइटी इंप्रूवमेंट आर फोकस्ड ऑन टू डेवलप न्यू वेराइटीज फॉर द फॉलोइंग डिज़ायरेबल ट्रेड्स। हम ये डिज़ायरेबल ट्रेड्स पढ़ रहे हैं, वो डिज़ायरेबल ट्रेड्स क्या क्या हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले समझो इस चीज़ को, ठीक है। तो पहला है इसमें नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स, और ये आया हुआ है एग्जाम में। सेकंड देखो, ड्रॉप ब्रॉयलर पेरेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन। अब इसका क्या मतलब है कि ब्रॉयलर ड्रॉप होना चाहिए, मतलब ड्रॉप ब्रॉयलर मतलब छोटा होना चाहिए। क्यों? चिक प्रोडक्शन के लिए, खाने के लिए नहीं, इसके लिए नहीं, चिक प्रोडक्शन के लिए। क्यों? सोच के बताओ। वो कह रहा है कि ड्रॉप ब्रॉयलर फॉर चिक प्रोडक्शन, क्या मतलब है इसका? हाँ, लेकिन चिक प्रोडक्शन के लिए। लेकिन यहाँ तो मुर्गा अगर छोटा हो जाएगा तो चिकन मीट तो कम मिलेगा, लेकिन यहाँ वो कह रहा है कि छोटा होना चाहिए और यहाँ वो कह रहा है बड़ा होना चाहिए, मान के चलो। जैसा हमने एक क्लास में पढ़ा था कि जब मेल वो स्पर्म रिलीज करता है, हाँ, तो अगर वो छोटा होगा तो उसके थोड़े से स्पर्म रिलीज होंगे और फिर वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हाइट से स्पर्म प्रोडक्शन का कोई लेना देना नहीं होता है। क्या जो बोने होते हैं उनके बच्चे नहीं होते, है ना? हाइट से स्पर्म प्रोडक्शन का कोई नहीं, वो हेल्थ से होता है, हेल्थ से। अब इसको समझो, देखो अगर ब्रॉयलर बड़ा है, हमने सिर्फ उसको चिक प्रोडक्शन के लिए पाल रहे हैं, मान के चलो कि हमें उनसे क्या चाहिए, बच्चे चाहिए, है ना? क्लियर? अब खुद ही सोचो, ज़्यादा कौन खाएगा, बड़े वाला कि छोटे वाला? बस फिर छोटा ब्रॉयलर होगा तो कम खाएगा, लेकिन चिक प्रोडक्शन तो उतने ही देगा ना, फ़ायदा हो गया। तो बड़ा ब्रॉयलर क्यों रखेंगे? हमें तो सिर्फ चिक प्रोडक्शन कराना है। आप यहाँ पे देखो ना क्या लिखा है, वो कह रहा है कि ड्रॉ ब्रॉयलर फॉर चिक प्रोडक्शन, तो क्यों बेकार में उसको हम बड़ा रखें? तो लेयर कर दिया ना, एक तो लेयर देगी, उसमें इसका क्या काम है? मेल फीमेल से तो होता है बच्चा। अच्छा, एग्स में भी होता है? अच्छा, हैन इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही तो है, हैन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, एक्सटर्नल नहीं होती। हैन तो जो अंडा देती है वो क्या, कैसा अंडा होता है, फर्टिलाइज्ड एग। बाहर आके तो वो सिर्फ डेवलप होता है और उसमें से फिर वो चूज़ा चोंच मार के शेल को तोड़ के बाहर निकलता है, इसीलिए, है ना? बर्ड में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। 8th में तो पढ़ा था, भूल गए, रिप्रोडक्शन चैप्टर में, है ना? इसीलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, इसीलिए मेल फीमेल चाहिए। अब आ गया समझ में? तो चिक प्रोडक्शन के लिए हम ब्रॉयलर को ड्रॉप रखेंगे, सिर्फ हमें उससे चिक की तो प्रोडक्शन कराना है। लेकिन अगर चिकन मीट के लिए पाल रहे हो तो ब्रॉयलर फिर आपका बड़ा, उसको अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे तभी तो वो ज़्यादा दाम में बिकेगा, है ना, चिकन शॉप में। इसीलिए आ रहा है समझ में? अब तो क्लियर हो गया। ड्रॉप ब्रॉयलर को भी तो हम चिकन मीट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए अलग से करेंगे ना, कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं खाएगा। अगर आपको सिर्फ चिक प्रोडक्शन के लिए ही करना है तो फिर हम ड्रॉप को लेंगे, लेकिन अगर आपको ब्रॉयलर के लिए भी करना है, चिक के लिए भी करना है, फिर आप यूज़ कर सकते हो, वो तो आपके ऊपर है। फिर ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, करते भी ये लोग, लेकिन ज़्यादा खाएगा भी तो ज़्यादा फिर हो, तो इसीलिए स्पेशली अगर हम चिकन मीट के लिए कर रहे हैं तो फिर तो बड़ा ही करेंगे, उसको बड़ा ही लेंगे फिर, इसीलिए। ठीक है, उसको तो हम फिर उसको अच्छे से खिलाते हैं पिलाते हैं, है ना, ताकि वो ज़्यादा चिकन प्रोड्यूस कर सके। थर्ड पॉइंट देखो, समर अडेप्टेशन कैपेसिटी टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर, गर्मी को बर्दाश्त कर सके, ठीक है ना, टेम्परेचर टॉलरेंस होनी चाहिए उसमें। तो क्या करते हैं समर में, अभी आपने देखा होगा, अगर आप जाओगे कहीं बाहर गुड़गांव से तो आपको कुछ नज़र आ जाएंगे, मतलब पोल्ट्री फार्मिंग आपको नज़र आ जाएगी रास्ते में, अगर आप रेवाड़ी की तरफ जाते हो या झज्जर उसके तरफ जाते हो।
है ना। तो बीच में जो खेत आते हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगे पोल्ट्री फार्मिंग, वहाँ पे है, क्योंकि मैं वहाँ पे गया हुआ हूँ उस एरिया में, तो वहाँ पे मैंने देखे हुए हैं। तो वहाँ पे वो क्या कर देते हैं, बोरी ढक देते हैं, गनी बैग्स कवर कर देते हैं विंडो पे, है ना, कूलर चला देते हैं, ऊपर रूफ कवर कर देते हैं ताकि टेम्परेचर को डाउन कर सके, क्योंकि गर्मी इतनी होती है, उनको भी तो गर्मी लगती है ना। तो अगर हम वैरायटी ऐसे सेलेक्ट करें जो हीट टॉलरेंट हो, जो समर अडेप्टेबिलिटी हो, तब तो फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर मतलब ये बहुत सेंसिटिव होती है, तो ये मर सकती है हाई टेम्परेचर में ना, इसीलिए वो तो करते ही अपनी केयर, लेकिन हमें भी, है ना, जितना हो सके हम भी करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए चलो नेक्स्ट आ जाओ, 4th पॉइंट, लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। गाड़ी हम वही खरीदते हैं जो लो मेंटेनेंस मांगे। ऐसी गाड़ी खरीद के लिए आए जो हर महीने खर्चा मांग रही है, तो फ़ायदा क्या हुआ। तो ऐसी पोल्ट्री, है ना, हम यूज़ करेंगे पोल्ट्री फार्मिंग में बर्ड जो लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट हो, जो डिजीज़ रेसिस्टेंट हो, जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके। तो उसमें मेंटेनेंस क्या लगेगा, कम लगेगा। नहीं तो आपका आधा खर्चा तो मेंटेनेंस में चले जाएगा। अगर कार का खर्चा आपका मेंटेनेंस में जा रहा है तो वो तो आपको बहुत महंगी पड़ जाएगी, है ना। कोई अगर आपने इस तरह की कंपनी वाली कार खरीद ली तो फिर, जैसे कोई लोकल ब्रांड हम खरीद लेते हैं सामान, है ना, और वो बार बार ख़राब हो रहा है, बार बार उसको हम दुकान पे जाके रिपेयर करवाते हैं, तो पैसा तो आपको वहीं खर्च हो जाता है उसके प्राइस से भी ज़्यादा। तो फ़ायदा क्या हुआ फिर, आया रहा समझ में। तो वैसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कैसी, लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट वाली क्या, डिज़ायर्ड ट्रेट्स। लास्ट, reduction in the size of the egg laying bird with ability to utilize more fibrous cheaper diets formulated using agricultural byproducts। अब यहाँ पर भी वही आ गया, देखो यहाँ पे डॉ ब्रॉयलर था और यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एग लेइंग बर्ड विथ रिड्यूस्ड साइज, दैट इज रिडक्शन इन साइज। वही सेम यहाँ पर हम लेयर को ड्रॉप बनाएंगे, दोनों ड्रॉप अगर होंगे तो फ़ायदा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि खाएंगे कम, लेकिन चिक प्रोडक्शन उतनी ही देंगे, उसमें कुछ फ़र्क नहीं आएगा, ये मत आप सोचना, ठीक है ना। बोने का बच्चा बोना ही नहीं होता है, वो तो जेनेटिक था। होता है ना, जिसकी उसका अगर लाइक जेनेटिक है तो वो कम ही चाहिए हाइट। नहीं नहीं, वो बीमारी है, बोना तो बीमारी है, वो तो डॉफनेस है ना, वो तो हार्मोन्स के वजह से हुई थी। अब वो जरूरी नहीं कि बच्चे की भी जाएगी बीमारी, नहीं, इसीलिए पेरेंट्स पे भी तो उनकी हाइट से भी तो चाइल्ड की वो डिटरमाइन होती है। हाँ, लेकिन वो नॉर्मल हाइट तक तो जाएगा, वो तो क्या कहते हैं, वो तो बीमारी मतलब उसमें थी वो डिसऑर्डर, ठीक है ना, वो तो बाय बर्थ डिसऑर्डर था। लेकिन डॉफनिज्म जेनेटिक नहीं है, बोने का बच्चा बोना नहीं होता। पर सर किसी के दोनों पेरेंट्स की हाइट 5 तक है तो उसकी हाइट 6 फीट होने के कम चल जाएगा, किसी के दोनों पेरेंट्स 6 फीट के तो उसका होना पॉसिबल है उसके, क्योंकि हाइट दोनों फैक्टर पर डिपेंड करती है, जेनेटिक एज वेल एज एनवायरमेंटल, इसीलिए। और ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी के पेरेंट 6 फीट है तो बच्चा उससे भी बड़ा जा सकता है, और उससे थोड़ा छोटा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। पर उसका स्कोप ज़्यादा चांसेस है उसके, बस ये है कि चांसेस हैं कि इतना तो वो जाएगा ही जाएगा, 5-6 के ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, या 8 के ऊपर जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर वो कुछ खा नहीं रहा है ना, डाइट मेंटेन नहीं कर रहा है, तो 6 के ऊपर जाएगा ही नहीं फिर। इसीलिए तो दोनों पे डिपेंड करती है, जेनेटिक एज वेल एज एनवायरमेंटल। बट अगर दोनों 5 है तो उसके अंदर 6 ज़्यादा। हाँ, मैंने कहा ना, नॉर्मल केस में डाइट वाइट हेल्थ मेंटेन कर रहा है तो जाएगा ही जाएगा फिर, क्योंकि गर्ल्स जो होती है वो फादर पे जाती है जनरली हाइट, ठीक है ना, और बॉय जो होते हैं वो मदर पे जाते हैं। तो ड्रॉप ही तो लेते हैं ताकि वो कम खाएगी, कम कंज्यूम करेगी खाना, हमारा फीड बचेगा। नॉर्मल खाने के लिए लेते हैं, मीट के लिए, और नहीं, नॉर्मल के लिए हर तरह के लोग हैं पोल्ट्री फार्मिंग में। जैसे फार्मिंग में हर तरह के लोग थे, लो कॉस्ट हाई कॉस्ट बताया था मैंने, है ना। अमीर किसान भी है, गरीब किसान भी है, बीच वाला भी है, ऐसे यहाँ पर भी है, ठीक है ना। हर चीज़ में आपको वैरायटी देखने को मिलती है, ऐसा नहीं कि नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप किस तरह के फार्म को चला रहे हो, या आपका फार्मिंग मेथड कौन सा है। तो इसीलिए यहाँ पे तो वो बता रहा है आपको कि फ़ायदा किस में है, ड्वार्फ में,
वो बता रहा है वो आपको, है ना। तो रिडक्शन इन द साइज ऑफ द एग लेइंग बर्ड, साइज उसका कम होना चाहिए, लेकिन एबिलिटी देखो, टू यूटिलाइज मोर फाइब्रस चीपर डाइट फॉर्मुलेटेड यूजिंग एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट, कि जो भी एग्रीकल्चर का बाय प्रोडक्ट होगा वो उस पर फीड करेगी। तभी तो मैंने आपको बताया था ना, एग्रीकल्चर में इंटीग्रेटेड फार्मिंग मैनेजमेंट, खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्मिंग भी कर रहे हैं, एपीकल्चर भी कर रहे हैं और फिश फार्मिंग भी कर रहे हैं, मधुमक्खी पालन ना, लास्ट टॉपिक है। आया समझ में? इसीलिए क्योंकि हर चीज़ वहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगी। फार्म का जो वेस्ट होगा वो यहाँ काम आ जाएगा, यहाँ का जो वेस्ट होगा वो फार्म में मैन्योर की तरह काम आ जाएगा, है ना। जो इनका जो वेस्ट होगा, ये जो ड्रॉपलिंग गिराती है ना, इनका जो वेस्ट होगा वो फार्म में मैन्योर की तरह काम आएगा, और जो फार्म में वेस्ट निकल रहा है वो इनका खाना बनेगा। देखो, तो हर चीज़ यूटिलाइज हो जाती है इंटीग्रेटेड फार्मिंग में, तभी तो फ़ायदे का सौदा होता है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन। फोटो दी हुई है यहाँ पे एसिल और लेग हॉर्न की, ठीक है ना। ब्रॉयलर चिकन्स आर फेड विद विटामिन रिच सप्लीमेंट्री फीड फॉर गुड ग्रोथ रेट एंड बेटर फीड एफिशिएंसी। देखो, ब्रॉयलर चिकन को हम क्या फेड कर रहे हैं? विटामिन रिच सप्लीमेंट्री फूड। बस को खिला पिला के मोटा तगड़ा करना है ना, किसको? ब्रॉयलर को, है ना। केयर इज टेकन टू अवॉइड मॉर्टेलिटी एंड टू मेंटेन फेदरिंग एंड कैरकेस क्वालिटी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्या? केयर। मॉर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ। मॉर्टेलिटी का मतलब क्या होता है? मॉर्टेलिटी मतलब डेथ, ठीक है ना। मॉर्टेलिटी अलग होता है, मॉर्टेलिटी अलग होता है। अगर आर है तो डेथ होगा, अगर आर हटा देंगे तो वो मूवमेंट होगा। मॉर्टेलिटी का मतलब मूवमेंट, लेकिन अगर आर आ जाएगा तो मतलब डेथ है, मॉर्टेलिटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। मॉर्टेलिटी का नहीं, हम बोलते हैं मॉर्टेलिटी रेट मतलब डेथ रेट, ठीक है ना। तो इसीलिए मॉर्टेलिटी मतलब डेथ। टू अवॉइड मॉर्टेलिटी, देखो डेथ को अवॉइड करना है तो ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि वो मरे ना, ठीक है। तो इसलिए उसको अच्छे से खिलाओ पिलाओ और उसकी फेदरिंग एंड कैरकेस क्वालिटी को मेंटेन करना है। क्यों? क्योंकि जब आप चिकन खरीदने के लिए जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या देखते हो? उसकी फेदरिंग की क्वालिटी, वो हेल्दी है कि नहीं है। अब उसके पंख निकले पड़े, इसका मतलब वो कैसी है? इन्फीरियर क्वालिटी की। क्या पता बीमार हो, है ना, पंख पूरे नहीं है ना। तो इसलिए तो जो लोग खाते हैं, जो लोग, है ना, खरीदने जाते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं। कैरकेस क्वालिटी मतलब उसकी बॉडी, यस, उसकी मतलब उसका बॉडी हेल्दी है कि नहीं है, ठीक है ना। हेल्दी बॉडी है कि नहीं है, फेदर पूरे हैं कि नहीं है। अब फेदर निकल गए, झड़ गए, तो उसको मतलब कम दाम में बिकती है। फिर वो सोच लेते हैं ये तो बीमार है, इसकी तो क्वालिटी ख़राब है ना, फिर वो उतने दाम पे नहीं बिकता वो चिकन। इसीलिए तो यहाँ पे हमें मेंटेन करना पड़ेगा उसकी कैरकेस क्वालिटी, ठीक है, और उसकी फेदरिंग क्वालिटी। क्लियर? और ब्रॉयलर को हम विटामिन रिच फीड सप्लीमेंट प्रोवाइड करेंगे ताकि उसका वेट बढ़े, उसकी साइज़ बढ़े, तभी तो ज़्यादा दाम में बिकेगा वो बाज़ार में। सो दे आर प्रोड्यूस्ड एज ब्रॉयलर्स एंड सेंट टू द मार्केट फॉर मीट पर्पज़। देखो, उसको खिला पिला के तगड़ा करके मार्केट में बेचा जाता है ना, क्योंकि तो बिजनेस है ये। तो फॉर गुड प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस आर इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पर भी हम मैनेजमेंट पे आ गए, जैसे कैटल में हमने मैनेजमेंट पढ़ा था, तो यहाँ पर पोल्ट्री फार्मिंग में भी मैनेजमेंट है। देखो, कोई भी फार्मिंग आप करोगे मैनेजमेंट तो है ही है, बिना मैनेजमेंट के तो कुछ होता ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर भी आ गया, क्या क्या है वो? टेम्परेचर मेंटेनेंस, हाइजीनिक कंडीशन मेंटेनिंग इन हाउसिंग एंड पोल्ट्री फीड एज वेल एज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज एंड पेस्ट। वही जनरल चीज़ें, ठीक है। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, हाइजीनिक प्रैक्टिस होनी चाहिए, साफ़ सफाई जहाँ पर हम उसको रख रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत गंदगी करते हैं, है ना। तो अगर हम इसको साफ़ नहीं करते रहेंगे साथ साथ तो बीमारी फैलने का खतरा रहता है। और बर्ड्स में तो कितनी बीमारियाँ फैली हैं, H1N1, एवियन फ्लू, है ना, बर्ड फ्लू, ये देखो। इसीलिए क्योंकि बर्ड में बहुत जल्दी बीमारियाँ फैलती हैं। अगर आप साफ़ सफाई नहीं रखोगे
तो वायरल इन्फेक्शन H1N1 है ना, जैसे कि, और जब ये फैला था बर्ड फ्लू, कितनी सारी पोल्ट्री फार्मिंग में जो मुर्गियाँ थी या ब्रॉयलर्स थे उनको मारा गया, मार के गड्ढा खोद के दबाया गया ताकि वो बर्ड्स की बीमारियाँ औरों में ना फैले फिर, इसीलिए इंडोनेशिया से आई थी ये, ठीक है ना। तो बहुत लॉस हुआ था उस टाइम पे ये पोल्ट्री फार्मिंग वालों को, अंडे खरीदना बंद हो गए, चिकन खरीदना बंद हो गया, है ना, कोई फ्री में भी नहीं लेता, ये नौबत आ गई। ज़्यादा साल नहीं हुए इस बात को, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे आता रहता है ये, अब अभी भी बीच में खबरें आई थी, ठीक है ना, तो इसलिए तो प्रिकॉशन के लिए वो मार देते हैं फिर, अगर पता चलता है कि यहाँ पे फैली थी या किसी एक में भी आ गई तो फिर उसको सबको मार देते हैं, ठीक है ना, इसीलिए क्योंकि चांसेस होते हैं फैलने के ज़्यादा, वायरल इन्फेक्शन है ना, वायरल डिजीज़ है। द हाउसिंग, न्यूट्रिशनल एंड इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट फॉर ब्रॉयलर आर समवॉट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एग लेयर। अब जहाँ पर लेयर को रखा जाता है, जहाँ पर ब्रॉयलर को रखा जाता है, दोनों का क्या होता है, अलग अलग मैनेजमेंट होता है, क्योंकि इसको ज़्यादा स्पेस चाहिए, किसको, ब्रॉयलर को, क्योंकि बड़े साइज़ के होते हैं, है ना, इसीलिए तो दोनों के अलग अलग क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, एग लेयर्स और ब्रॉयलर्स के। अब इनका राशन देखो, डेली फूड रिक्वायरमेंट, तो राशन क्या होता है, डेली फूड रिक्वायरमेंट, कई बार तो यही पूछ लेता है व्हाट इज़ राशन, RATION, ठीक है। ब्रॉयलर का क्या होगा, प्रोटीन रिच, क्योंकि प्रोटीन से तो क्या होती है, ग्रोथ होती है, ठीक है, तो प्रोटीन रिच ज़्यादा होगा, विथ एडुकेट फैट, उनकी क्वालिटी उसकी जो चिकन की जो मीट की जो क्वालिटी है वो भी तो मेंटेन करनी है ना, तो फैट भी तो देंगे उसको, एडुकेट फैट मतलब ठीक ठाक फैट देंगे और प्रोटीन ज़्यादा देंगे। तो बताओ आदित्य, प्रोटीन क्यों देंगे ज़्यादा, क्योंकि उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो सके, क्योंकि प्रोटीन ही तो ग्रोथ में हेल्प करता है। द लेवल ऑफ विटामिन A एंड K इज केप्ट हाई इन पोल्ट्री फीड्स, अंडरलाइन करो, कौन से विटामिन, विटामिन A एंड K, ये आता है एग्जाम में, याद रखना ये, विटामिन A एंड K, विटामिन बहुत सारे हैं, विटामिन B कॉम्प्लेक्स ही बहुत सारे, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, है ना, तो विटामिन नहीं A D E K ये तो आपके फैट सॉल्युबल बताया था मैंने, ठीक है, और बाकी आपके विटामिन B एंड C ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। विटामिन B में बहुत सारे होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B7 है ना, B6, B7 फिर B12 ऐसे होते हैं, उसमें भी सारे नहीं है 1 से लेकर 12 तक, ठीक है ना। तो A और K का ये फैट सॉल्युबल वाइटामिन है, A एंड K फैट सॉल्युबल है, इनका लेवल हाई होना चाहिए। विटामिन A किसके लिए ज़रूरी होता है, पढ़ा होगा आपने, विटामिन A किसके लिए ज़रूरी होता है, आइज़ के लिए, है ना, विजन के लिए। और विटामिन K जो होता है ये फर्टिलिटी के लिए भी होता है, विटामिन E के साथ साथ विटामिन K, ठीक है ना, वो भी मेंटेन करता है आपका, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि पोल्ट्री फीड में कौन से 2 वाइटामिन ज़रूरी होते हैं, A एंड K, MCQ में आता है क्वेश्चन, ये ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शन में दे देगा ADEK और दूसरे में लिख देगा AK, तीसरे में लिख देगा AD, तो A एंड K वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। विजन के लिए तो विटामिन C होता है ना, नहीं A होता है, वो तो इम्यूनिटी के लिए होता है, हाँ, ठीक है, A होता है, याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है, A एंड K। अच्छा, अब पोल्ट्री में भी तो बीमारियाँ होती है, वो तो मैं बता चुका हूँ आपको, तो वही पैराग्राफ आ गया, देखो, पोल्ट्री फाउल सफ़र फ्रॉम नंबर ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, पैरासाइट एज वेल एज फ्रॉम न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज। सो दीज नेसेसिटेट प्रॉपर क्लीनिंग, सैनिटेशन एंड स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स एट रेगुलर इंटरवल। यहाँ पर भी साफ़ सफाई की बहुत ज़रूरत है, यहाँ पर भी वैक्सीनेशन होता है, ठीक है। Appropriate vaccination can prevent the occurrence of infectious disease and reduce the loss of poultry during an outbreak of disease। तो अगर आपने पोल्ट्री को वैक्सीनेशन कराई हुई है तो फिर आप बच जाओगे, है ना, वायरल इन्फेक्शन से, इसीलिए, ठीक है। हाँ बोलो डाउट, ठीक है, क्लियर आया समझ में। चलो यहाँ पे ध्यान दो, अभी नेक्स्ट है फिश प्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो, फ़िश को हम कंसीडर करते हैं क्या, चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगर प्रोटीन का कोई सबसे सस्ता सोर्स है तो वो है फ़िश,
ठीक है। चीप प्रोटीन सोर्स, क्लियर। क्योंकि चिकन मीट सबके लिए अफोर्डेबल नहीं होता, लेकिन फ़िश सब खरीद सकते हैं, महंगी सस्ती सब तरह की होती है, तो इसीलिए तो वो तो लिखा है चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन फॉर आवर फूड। नाउ इसमें दो तरह की होती है, फिन फिश एंड शेल फिश। फिन फिश एंड शेल फिश। अब ये क्या होती है, जिसमें फिन होती है, फिन्स वाली फिन फिश में आएंगी। और शेल फिश में कौन कौन आता है, ये तो नॉर्मल फिश है आपकी, जैसे कटला, ठीक है, रोहू, ये नॉर्मल फिश है फ्रेश वाटर की। शेल में क्या क्या आती है, जैसे कि प्रॉन, लॉबस्टर, है ना, क्रैब, यस, ऑयस्टर, हाँ, ठीक है, क्रैब, लॉबस्टर, प्रॉन, श्रिम्प भी कहते हैं, लॉबस्टर, ठीक है, लॉबस्टर, ये शेल में आते हैं, जिनकी शेल होती है ना, कवरिंग होती है, जैसे केकड़े की, है ना, लॉबस्टर की, क्रैब की, ऑयस्टर की, श्रिम्प की। पर्ल ऑयस्टर अलग होता है, और एक खाने वाला ऑयस्टर भी अलग होता है ना, वैरायटी अलग अलग, आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, मड में मतलब सी में मिलता है, सी में मिलेगा आपको, सी तो नीचे ज़मीन पे ही मिलेगा, हाँ, है ना। और उसको तो कल्चर भी करते हैं, पर्ल ऑयस्टर कल्चर की जाती है, ठीक है। पर्ल ऑयस्टर को निकालते हैं, मतलब उसका जो शेल होता है उसको निकालते हैं, उसको बाहर निकालते हैं और उसको चाकू से खोला जाता है, मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, क्योंकि बहुत टाइटली बंद होता है वो, खोलते हैं, ठीक है, और उसमें पर्ल होगा, उसको निकाल लेंगे, फिर न्यूक्लियस डाल देंगे, एक मटेरियल होता है, ठीक है ना, नेचुरल मटेरियल होता है, उन्हीं का ही होता है, न्यूक्लियस डाल देते हैं, उसको बंद कर देते हैं, ऐसे बहुत सारे इकट्ठे करके केज में डाल के सी में छोड़ देते हैं। कुछ महीने बाद आप देखोगे 6-7 महीने बाद उसमें मोती बन जाएगा, फिर से पर्ल बन जाएगा। हाँ, फिर उसको निकाल के, वो तो नेचुरली बनता है ना उसके अंदर। सर एक ऑयस्टर से कितने पर्ल्स निकलते हैं? एक, जनरली एक निकलता है, बहुत रेयर होता है कि 2 मिल जाएं आपको। उसे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, वैसे कि निकालो एक एक करके एक एक। हाँ, तभी तो बहुत ज़्यादा कल्चर करते हैं, केज में कल्चर करते हैं। तो सर फिर पर्ल्स ज़्यादा सस्ती क्यों है, और पर्ल्स तो महंगा होना चाहिए। 80,000 रुपये की एक मिलती है, 1 लाख की एक मिलती है। एक पर्ल साइज़ के ऊपर है, मेरे को तो टाइप में से सस्ती होगी। नहीं तो कॉस्टली है पर्ल, तो नेचुरल पर्ल। हैदराबाद जो मार्केट है इसका सबसे बड़ा, है ना, इंडिया में, 50,000, 80,000, 1 लाख, साइज़ पे डिपेंड करती है। हाँ, सर एक पर्ल का कोई क्या करेगा, एक कुछ भी करे मेरे को क्यूरियोसिटी हो रही है। अब जैसे कान में पहनते हैं, है ना, अब कान में तो एक ही पहनेंगे ना, फिर तो 2 लेनी पड़ेगी ना किसी की। मतलब एक कान में तो एक ही, तो बस फिर तो 50-50 हज़ार की हो गई, है ना। फिर भी सही है, मतलब वैरायटी है, उसमें भी वैरायटीज़ है, ऐसा नहीं कि पर्ल में भी वैरायटीज़ है, लेकिन आप अगर आपको पता नहीं है तो आप धोखा खा जाओगे, वो प्लास्टिक वाला आपको दे देगा, और प्लास्टिक वाले तो 5 रुपये, 1 रुपये, 10 रुपये के आते हैं। प्लास्टिक की माला, मोती की माला 10 रुपये की भी आती है, लेकिन असली पर्ल वाली लाखों रुपए की आती है ना, तो वो बेवकूफ़ी बना देते हैं अगर आपको नहीं पता तो। इसीलिए सर्टिफाइड ज्वेलर शॉप से ही लेना चाहिए, सर्टिफाइड ज्वेलर शॉप से ही लेना चाहिए, हॉलमार्क वाला, है ना। ऐसे नहीं किसी भी गली वाले से ले लिया आपने, वो गलत है। ब्रांडेड या सर्टिफाइड होना चाहिए, वो आपको गारंटी कार्ड देगा साथ में, ठीक है। चेक नहीं करवा सकते? करवा सकते हैं, बिल्कुल। इंडियन गवर्नमेंट्स की लैब है, वहाँ पे आप जाके चेक करवा सकते हैं, जैसे गोल्ड चेक करवाते हैं, डायमंड चेक करवाते हैं, है ना, वैसे पर्ल भी करवाते हैं। चलो अब ये तो हो गए 2 टाइप्स, फिन फिश एंड शेल फिश, याद रखना ही है। फिश में शार्क भी आ सकते हैं। हाँ, फिन है ना उसमें, जिसमें फिन्स हैं वो फिन फिश। फिन तो पता ही होगा क्या होती है फिन्स, है ना। ये
हाँ ये है ना फिन्स, क्लियर, ठीक है। ये फिन्स है, इसको बोलते हैं फिन, है ना। ये फिन्स होती है तो इसलिए इसको फिन फिश कहते हैं। आगे समझ में। अब जिसमें फिन्स नहीं है वो शेल फिश, जिसमें शेल्स होती है, कवरिंग होती है, ठीक है। ये रही ना, देखो शेल फिश, श्रिम्प एंड प्रॉन। प्रॉन साइज में बड़ी होती है, श्रिम्प छोटी होती है। मैंने जितनी ज़्यादा फ़िश मैंने देखी ना और किसी ने नहीं देखी होगी, क्योंकि मैंने मरीन बायोटेक्नोलॉजी की है, MSc। क्या है ना। तो मेरा जो कैंपस था वो तो सी के पास ही था, विशाखापट्टनम में। हाँ तो वहाँ तो है ही, इसीलिए। क्योंकि मुझे सी से बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग, ठीक है, तो इसीलिए। चलो आगे बढ़ते हैं। किनका पता नहीं, उनकी वैरायटीज अलग अलग है ना। फिन टूटने में मछली मर ही जाती है, क्योंकि वो उसको स्विम करने में हेल्प करती है बेसिकली, लेकिन ऐसा नहीं कि एक टूट जाएगी तो मर जाएगी, है ना। अगर ये वाली टूट गई तो नहीं मरेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये इनको तैरने में मदद करती है, स्विम करने में मदद करती है, लेकिन ये फ्लोट तो करेगी क्योंकि इसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। शार्क डूब जाती है क्योंकि शार्क में एयर ब्लैडर नहीं है, शार्क को तो कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ता है। जैसे अगर एक टूटता है ऐसे आती है, क्योंकि अगर शार्क तैरना बंद कर देगी तो नीचे बैठ जाएगी, लेकिन अगर ये तैरना बंद कर दे तो ये नीचे नहीं बैठेगी क्योंकि इसमें एयर ब्लैडर है। शार्क अगर नहीं क्यों मरेगी, नीचे बैठ जाएगी। आपने देखा नहीं, नीचे बैठ के शिकार भी करती है ना। हाँ, स्टिंगरे शार्क का नाम है जो, है ना, बिल्कुल। द वाटर, अब आ जाते हैं, वन इज़ फ्रॉम द नेचुरल। अच्छा, दो तरीके से हम फिश को ऑब्टेन कर सकते हैं, दो तरीके से, एक नेचुरल और एक कल्चर। एक पालते हैं और एक समुद्र में जाके या नदी में जाके मछली पकड़ते हैं या तालाब में जाके मछली पकड़ते हैं, तो वही तो लिखा हुआ है। वन इज़ फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज विच इज़ कॉल्ड कैप्चर फिशिंग। कैप्चर फिशिंग मतलब गए, जाल फेंका, कांटा फेंका, मछली पकड़ के ले आए, तालाब में, नदी में, समुद्र में। द अदर वे इज़ बाय फिश फार्मिंग, कल्चर फिशरी। तो कैप्चर फिशरी, कल्चर फिशरी, ये डिफरेंस आता है एग्जाम में, याद रखना ये। कल्चर, कैप्चर, ठीक है। अच्छा, कल्चर भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, और कैप्चर भी अलग अलग तरह के होते हैं, नदी से पकड़ रहे या समुद्र से पकड़ रहे, है ना। तो इसीलिए ब्रैकिश वाटर और नॉर्मल वाटर में क्या है? ब्रैकिश वाटर फ्रेश वाटर और मरीन वाटर का बीच का होता है, ना ज़्यादा मीठा ना ज़्यादा खारा, उसको ब्रैकिश। जब नदी समुद्र में जाके मिलती है तो बीच में जो पानी होता है ना, जहाँ पे नदी और समुद्र मिलती है, वो ब्रैकिश वाटर, उसको एस्चुरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्चुरी। उस रीजन को एस्चुरी बोलते हैं। और एस्चुरी ब्रीडिंग ग्राउंड होता है, मछलियाँ वहाँ पे बहुत अंडे देती है क्योंकि शैलो वाटर होता है ना, तो वहाँ पे वो ब्रीडिंग ग्राउंड होते हैं। वहाँ पे कलर भी अलग होता है। हाँ, क्योंकि पानी मिक्स हो रहा है ना वहाँ पे, तो वो ब्रैकिश वाटर होते हैं, ठीक है। हाँ, अलग अलग होता है, डिपेंड करता है वो तो, ठीक है। तो ये मिल गया आपको कल्चर फिशरी, कैप्चर फिशरी। कल्चर मतलब पालना, कैप्चर मतलब पकड़ना। हाँ पूछो। जैसे आइलैंड होता है और उसके आसपास में तो लाइट कलर का एकदम चमकता हुआ ब्लू कलर होता है, जैसे जैसे अलग कलर हो जाएगा। डिपेंड करता है ना नीचे वेजिटेशन क्या है ना, इसीलिए। जहाँ पे वेजिटेशन मतलब नीचे कोरल्स होते हैं, है ना, आपके वो कलर प्रोवाइड करते हैं कई बार, तो इसीलिए। रिफ्लेक्शन भी तो होती है, सी की स्काई की रिफ्लेक्शन भी तो होती है ना। द वाटर सोर्स ऑफ द फिश कैन बी आइदर सी वाटर और फ्रेश वाटर। अब आ गया देखो, वाटर सोर्स सी वाटर हो सकता है आपका, फ्रेश वाटर हो सकता है आपका, और ब्रैकिश वाटर तो मैंने बता ही दिया आपको। सच एज फ्रेश वाटर में आ जाएगा रिवर एंड पॉन्ड, और सी वाटर तो है ही आपका मरीन।
फिशिंग कैन दस बी डन बोथ बाय कैप्चर एंड कल्चर इन फिश एंड मरीन एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, दोनों में कर सकते हैं, वही तो मैंने बताया आपको, कल्चर दोनों में आ सकती है, ठीक है ना, सी में भी और फ्रेश वाटर में भी। कैप्चर में तो है ही, नदी से पकड़ लो या समुद्र से पकड़ लो, उसमें भी दोनों आ जाए, ठीक है। अब आ जाते हैं मरीन फिशेस। मरीन फिशरीज़, हमारी जो इंडिया की कोस्ट लाइन है वो 7500 किलोमीटर कोस्ट लाइन है। कहाँ से स्टार्ट होती है? गुजरात से, है ना, और कहाँ जाती है? वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल से लेकर गुजरात तक ये कितनी, अरेबियन सी से बे ऑफ एक्चुअली वो त्रिपुरा से जाती है ना, पे बंगाल रहेगा पूरी। त्रिपुरा से जाती है। फिर तो यहाँ पे आपके वो आ जाएंगे ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यस, 7 सिस्टर। त्रिपुरा तो होता ही है, मतलब अब सी के पास जो स्टेट है आपका वो वाला माना जाएगा, नहीं, लेकिन वेस्ट बीच में बंगाल। बांग्लादेश पड़ जाता है ना, इस वजह से शायद मानते हैं, तभी तो, बीच है में ना, बांग्लादेश पड़ता है। हाँ आता है ना बीच में वेस्ट बंगाल के बाद। क्लियर? तो गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक ये जो आपकी वी शेप की है ये है 7500 इंडियन कोस्ट लाइन, ठीक है, तटीय रेखा है हमारी देश की, है ना, अच्छी खासी है। तभी तो कैप्चर फिशरी ज़्यादा होती है ना। यहाँ पर आपका अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल है, तीनों ही तो हैं, बे, ओशन, सी। देखो सर सी और ओशन में फर्क डीप, ओशन ज़्यादा डीप है, सी कम है, बे और उससे भी कम, है ना, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, 3 कैटेगरी है इसीलिए। अंडरलाइन करना 7500 किलोमीटर कोस्ट लाइन एंड द डीप सी बियॉन्ड इट, उसके बाद तो पूरा आपका डीप सी है ना, इंडियन ओशन पूरा। पॉपुलर मरीन फिशेस के एग्जाम्पल अंडरलाइन कर लो, ये एग्जाम में आता है। मरीन फिशेस के एग्जाम्पल क्या क्या है? पॉम्फ्रेट, मैक्रेल, ट्यूना, सार्डिन, बॉम्बे डक, ठीक है, ये मरीन फिशेस के एग्जाम्पल है। ये रहा ऊपर, ड्राइंग के ऊपर हाँ। मरीन फिश आर कॉट यूजिंग मैनी काइंड ऑफ फिशिंग नेट्स, जाल फेंको, अलग अलग तरह के जाल होते हैं, आपको पता है ना, फ्रॉम द बोट लेके जाते हैं, जाल फेंकते हैं, मछली पकड़ के लिए आते हैं। Yields are increased by locating large schools of fish in open sea using satellites and echo sounders. अब कैसे पता चलता है मछुआरे को कि वहीं पे मछली मिलेगी? सैटेलाइट, इको साउंडर की मदद से, ठीक है, एको डिवाइस होता है ये जो शिप में लगा रहता है, वहाँ से वो सिग्नल छोड़ेगा, उसमें 2 पार्ट होते हैं, पढ़ोगे ना फिजिक्स में आएगा ये साउंड वाले चैप्टर में, ठीक है, सोनारी कहते हैं, हाँ, है ना, सोनार टेक्नोलॉजी, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका ट्रांसमीटर होता है, ट्रांसमिट करेगा, यहाँ पे रिसीवर होता है, वो रिसीव करेगा, ठीक है, नीचे आपको डेप्थ पता चल जाएगी कितने हाइट पे है। तो इससे हम क्या पता लगाते हैं? सबमरीन का पता लगाते हैं, ठीक है ना, कोई डूबा हुआ जहाज है वो पता लगाते हैं, या कोई पहाड़ है नीचे, चट्टान है वो पता लगाते हैं, या फिर स्कूल का भी पता लगा लेते हैं, फिश का, बिल्कुल, हाँ, इसको सोनार कहते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगर कोई इंसान डूब गया तो शिप को पता चल जाएगा, वो अगर उस रेंज में आएगा अब पता चल जाएगा, बट लेकिन नीचे होगा वो तब पता चलेगा, डूब रहा है तब पता नहीं चलेगा। वही तो है सोनार, इसका मतलब इसीलिए तो यूज़ करते हैं, टाइम और डिस्टेंस सब हमें पता है, साउंड कितनी स्पीड से जाती है ना, बस फिर तो इसका फॉर्मूला दिया हुआ है 2D = S × T, हाँ, है ना, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसको 2D लिखते हैं, आने का जाने का, है ना, इसीलिए आपके पास स्पीड है, आपने टाइम देखा कितने बाद आए, आपको डिस्टेंस पता चल जाता है, तो फिर इनटू 2 है ना, तो स्पीड इंटू डिवाइडेड बाय 2 पता चल गया डिस्टेंस। साउंड चैप्टर में पढ़ोगे 9th में ही, ठीक है, फिजिक्स में। चलो आगे देखो, मरीन फिशेस हो गए। अच्छा, तो ग्रुप ऑफ फिश को स्कूल कहते हैं, है ना, लिखा हुआ है स्कूल्स, ठीक है, लार्ज स्कूल्स ऑफ फिश, तो ये वाला स्कूल नहीं है, ये ग्रुप वाला स्कूल है आपका, ठीक है, फिश का। अच्छा, अब आ जाओ कुछ इकोनॉमिक वैल्यू वाली सी वाटर फिश फार्म्ड इन सी वाटर। कुछ ऐसी सी वाटर फिशेस हैं जिनको हम फार्मिंग करते हैं, समुद्र में पालते हैं। क्या है वो? मलेट्स, भेटकी, पर्ल स्पॉट्स, देखो, शेल फिश सच एज प्रॉन्स,
मसल्स, ऑयस्टर आ गया ना, देखो ऑयस्टर, एज वेल एज सी वीड्स, ऑयस्टर आ गया ना, देखो पर्ल नीचे लिखा हुआ है। ऑयस्टर्स आर ऑल्सो कल्टिवेटेड फॉर द पर्ल्स दे मेक, जो मोती वो बनाती है, इनको हम सी में कल्चर करते हैं। ये हाई इकोनॉमिक वैल्यू है, काफ़ी मुनाफा देती है ये। अगर एग्जाम में पूछेगा हाई इकोनॉमिक वैल्यू सी वाटर के एग्जाम्पल बताओ, तो ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, तो अंडरलाइन कर लेना। कहाँ से स्टार्ट है? मलेट्स, भेटकी, पर्ल स्पॉट, ये तो फिश के नाम है, ये शेलफिश नहीं है, ये फिश है, ठीक है, कल्चर करने वाली सी में। म्यूलेट्स, भेटकी, पर्ल स्पॉट, फिश शेलफिश में प्रॉन, श्रिम्प, मसल, ऑयस्टर। इसके अलावा सी वीड भी करते हैं, समुद्री घास, सी वीड मतलब समुद्री घास, क्यों घास नहीं? सूप, सूप बनाते हैं। क्रोकोडाइल को भी हाँ नहीं, सी वीड है ना, उनको उबाल के सूप बनाते हैं, उनमें बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इसीलिए तो जापान, चाइना, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ पे सब सूप पीते हैं ये, है ना। ये तो वीड है ना। हाँ लेकिन वीड खाते भी तो आप बथुआ नहीं खाते, बथुए का रायता, बथुआ क्या है? वीड ही तो है, लेकिन खाते हैं, तो इसीलिए, है ना, बिल्कुल बथुआ तो अच्छा होता है पेट के लिए, है ना, तो इसीलिए। आ गया समझ में? क्लियर? तो इनके सूप बनाते हैं ये होटल में, है ना, काफ़ी महंगे बिकते हैं ये। अब आ जाओ, एज मरीन फिश स्टॉक्स गेट फर्दर डिप्लीटेड द डिमांड फॉर मोर फिश कैन ओनली बी मेट बाय द सच कल्चर फिशरीज अ प्रैक्टिस कॉल्ड मैरी कल्चर। वही जो सी में कल्चर कर रहे हैं उसको बोलते हैं मैरी कल्चर। मरीन वाला, मरीन से मैरी आ गया वर्ड, है ना, तो मैरी कल्चर मतलब सी में जो कल्चर कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैरी कल्चर। क्यों? क्योंकि सी में फिश डिक्रीज़ होती जा रही है, क्योंकि हम ज़्यादा पकड़ते जा रहे हैं। आपने देखा है जाल का साइज़ छोटा होता चला गया, पहले बड़ा होता था साइज़, ताकि छोटी मछलियाँ निकल सकें और वो आगे जाके बड़ी होकर फिर अंडे देके और ज़्यादा मछलियाँ पैदा कर सकें। लेकिन लालच के चक्कर में जाल का साइज़ छोटा कर दिया, अब छोटी से छोटी मछली भी आ जाएगी, है ना, तो फिर और मछली कहाँ से अंडे देके आगे बढ़ेगी, फिर और मछलियाँ कहाँ से आएंगी, ख़त्म फिर एक दिन तो मछली। फिर क्या किया गया? प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया फॉरेन में, इंडिया में पता नहीं स्टार्ट किया होगा शायद। बच्चों को डेवलप किया, कल्चर किया हैचरी में, लैब में, है ना, और फिर उनको वहाँ से सी में छोड़ दिया। ये करना पड़ेगा फिर। आर्टिफिशियली मतलब उसको हमने बाहर लैब में फ़िश को प्रोड्यूस किया, बड़ा किया बच्चे को, और फिर सी में छोड़ दिया। ये तरीका करना पड़ेगा फिर, ये किया है ना, दिखाया था ये डिस्कवरी में। अब आ जाओ इनलैंड फिशरीज़, जो ज़मीन पे करते हैं, तालाब वलाब गड्ढा खोद के, है ना, जैसे झोड़ में करते हैं, पॉन्ड में करते हैं। आपको पता ना हरियाणा में झोड़ की नीलामी होती है कल्चर करने के लिए, झोड़ों की नीलामी होती है। पॉन्ड जो गांव में होते हैं, है ना, गांव में जो पता ही होगा, बसगेड़ा गांव में भी है ना, सराय गांव का तो साफ़ करके अभी ऑक्शन होता है उनका, ठीक है, बोली लगेगी कि इस पॉन्ड को कौन लेगा, तो किसी ने लगाया 10 लाख, है ना, वो जीत गया। हाँ 2 लाख 3 लाख, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, 2 लाख से स्टार्ट हुई, 5 लाख तक हाईएस्ट जिसने बोला 5 लाख, उससे ऊपर किसी ने बोला नहीं 5 लाख ये आपका हो गया, पालो इसमें मछली 1 साल के लिए या 5 साल के लिए, जितना भी टाइम पीरियड होता है, बस तो वो 1 साल या 5 साल जितना भी उसका टाइम पीरियड होगा वो मछली पालेगा उसमें। क्या मतलब रात में गवर्नमेंट के हैं ना वो, झोड़ तो गवर्नमेंट के होते हैं। हाँ रात में कुछ चुरा के ले गए तो इसलिए नहीं, ऐसा कौन ले, वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे हट वट बना के, झोपड़ी टाइप बना के वहाँ पे रहते भी हैं, जो वर्कर होते हैं ना वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि उनका काम होता है देखभाल करना, खाना खिलाना, केयर करना, सब कुछ वो करते हैं, इसलिए तो वहाँ पे टेम्परेरी घर बना लेते हैं, ठीक है ना, इसीलिए। अब आ जाओ इनलैंड फिशरीज़, तो यही तो है आपका इनलैंड फिशरीज़, कैनाल्स, पॉन्ड, ठीक है, रिजर्वॉयर, रिवर्स, ये फ्रेश वाटर के सोर्सेस हैं। अंडरलाइन करो, फ्रेश वाटर के सोर्सेस कौन से हैं, इंक्लूडिंग कैनाल्स, पॉन्ड्स, रिजर्वॉयर्स एंड रिवर्स। ब्रैकिश वाटर मैंने बताया था आपको, वेयर सी वाटर एंड फ्रेश वाटर मिक्स टुगेदर, सच एज एस्चुरीज एंड लगून्स। अंडरलाइन कर लो, अभी बताया था ना मैंने, एस्चुरीज, उस रीजन को एस्चुरीज कहते हैं, ठीक है, लगून्स, ये भी फिश, इंपॉर्टेंट फिश रिजर्वॉयर्स हैं,
कैप्चर फिशिंग इज ऑल्सो डन इन सच इनलैंड वाटर बॉडीज, द यील्ड इज नॉट हाई। तालाब में गए, जाल फेंका, पकड़ के लाए। मोस्ट फिश प्रोडक्शन फ्रॉम दिस रिसोर्सेज अस थ्रू एक्वा कल्चर। इसमें दो टर्म आते हैं, एक एक्वा कल्चर, एक पिसी कल्चर। दोनों में क्या डिफरेंस है एक्वा कल्चर एंड पिसी कल्चर में? एक्वा एंड पिसी कल्चर बताओ। पिसी में ओनली फिश, एक्वा में एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। उसमें शेल फिश भी आ सकती है, फिश भी आ सकती है, सीवीड भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मतलब जो पानी में रहने वाले जीव हैं वो एक्वा कल्चर में आते हैं, क्योंकि एक्वा का मतलब पानी, पिसी का मतलब ओनली फिश। यहाँ तो सिर्फ फिश मिलेगी आपको, यहाँ पे कुछ भी मिल जाएगा। बिल्कुल हाँ, क्योंकि फिश तो पानी में ही, इसीलिए ब्लू रेवोल्यूशन कहते हैं ना, मैंने बताया था आपको। फिश प्रोडक्शन किस में आता है? ब्लू रेवोल्यूशन में, है ना, तो इसीलिए। चलो आगे देखो, मैंने आपको बताया था ना कॉम्बिनेशन विथ राइस क्रॉप, क्योंकि राइस क्रॉप में तो पानी खूब डाल देते हैं, है ना, तो कम पानी वाली मछलियाँ वहाँ पे हम पाल सकते हैं पैडी क्रॉप जब करते हैं, क्योंकि वो तो पानी से भरा रहता है ना, इसीलिए। नहीं, वो तो तैयार हो जाती है मछलियाँ, बड़ी हो जाती है, क्योंकि 3-4 महीने की तो क्रॉप लगती है टाइम, बस। और बेच के खाते हैं, बेचते हैं, खाते हैं, है ना। खाना भी मिल गया, मतलब फिश भी मिल गई, राइस भी मिल गया, यही तो खाना है उनका, राइस एंड फिश। सी कोस्ट में रहने वालों का मेन आहार क्या है, मेन मील क्या है उनका? राइस फिश, है ना, तो इसीलिए। ठीक है, हाँ बहुत, ऐसे तो बहुत सारी है छोटी छोटी। नहीं, लीच तो अलग है, वो तो पैरासाइट है। बहुत सारी, मुझे कैसे पता? छोटी छोटी तो बहुत सारी वैरायटीज़ है ना। अब आ जाओ, मोर इंटेंसिव फिश फार्मिंग कैन बी डन इन कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम, बोथ लोकल एंड इंपॉर्टेंट फिश स्पीशीज आर यूज्ड इन सच सिस्टम। अच्छा, अब ये क्या होता है कंपोजिट फिश कल्चर? अब इसको भी समझ लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कंपोजिट फिश कल्चर। सर एक से मम्मा को मैसेज कर दो कि थोड़ा सा आने में लेट हो जाएगा, मैसेज करना। हाँ कर दो, टाइम कितना हुआ? 6:10 6:08